नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, जिसके अंदर हमने पिछले सेशन के अंदर कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। कंसेप्ट वाला पोर्शन जो इम्पोर्टेंट था वो हमने क्लियर कर लिया था। आज वाले सेशन के अंदर हम फैक्ट क्लियर करेंगे, लेकिन जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले पिछली वाली वीडियो देखे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आज वाले सेशन के अंदर आपको फिर वो चीज़ें जो मैंने पिछले सेशन के अंदर पढ़ाई है वो सब पढ़ने को मिलेगी। जैसे प्रचलित कीमतें, आधार वर्ष, जीडीपी, एनडीपी, ये सारी चीज़ें, आर्थिक सर्वेक्षण तक मैंने पढ़ाया कि वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपको कंसेप्चुअल चीज़ों में ही मिलेगा। फैक्चुअल चीज़ों में हम आज करेंगे कि डाटा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे याद करना है और किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। बताओ सर, बताओ, इंपॉर्टेंट बातें बताओ। बस आप सुनते जाओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा आपको मैं। पहली बात, हमारा बजट कब आया? हमारा बजट आया 24 फरवरी 2021। इंपॉर्टेंट है डेट, ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन लाए? अशोक गहलोत जी लाए। ये तो हमारे सीएम है, तो वर्तमान के अंदर यही वित्त मंत्री हैं और ये ही सीएम है। तो वित्त मंत्री लाते होते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर यही वित्त मंत्री है। ठीक है, तो 24 फरवरी 2021 को बजट लाए अशोक गहलोत जी। लेकिन सर हम तो आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक समीक्षा बजट से 2-3 दिन पहले आती है। 2-3 दिन पहले क्या आती है? आर्थिक समीक्षा। और 2-3 दिन बाद बजट आ जाता है, यानी कि हमारा बजट इस तारीख को आया। ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात, इसका निर्माण कौन करता है? ध्यान रखना, ये अलग अलग बातें हैं। लेके तो कौन आए? अशोक गहलोत जी, वित्त मंत्री या सीएम। लेकिन निर्माण किसने किया? निर्माण ये जो बिल्कुल आपके सामने नाम है, देखो, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। कहाँ पे है? हेड ऑफिस जयपुर के अंदर। समझ आ गई बात? ये लिखा हुआ देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर करनी है। तो कौन निर्माण करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। हमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रख लेना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब इनके हेड कौन है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये करते हैं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, ये करते हैं इनका निर्माण आर्थिक समीक्षा का। लेकिन इनके हेड कौन है? इनके हेड हैं ओम प्रकाश बैरवा। ये लिखा हुआ देखो, ध्यान रह जाएगा, ओम प्रकाश बैरवा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, पहले तो इस डाटा को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं घबराना इस डाटा को देख के, क्योंकि हमें ये डाटा याद करना है, ना कि इनसे घबराना है। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इतना सारा डाटा हम कैसे याद कर लेंगे? भाई 5 से 6 नंबर पक्के भी तो करने हैं। सौखे है 5 से 6 नंबर लेने? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हम कैसे मार्क्स ला सकते हैं? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बिल्कुल। जब हमें पता है कि इसमें से हम 12 मार्क्स पक्के कर सकते हैं, 12 से लेके 15 मार्क्स तक पक्के कर सकते हैं, तो क्यों ना करें हम क्यों ना करें वो टॉपिक कंप्लीट, चाहे वो फिर डाटा ही हो। सर ये याद कैसे करेंगे? बिल्कुल होगा याद क्यों ना होगा? गाने कैसे याद होते हैं अपने को? गानों में भी तो आजकल तो डाटा वाले गाने आने लग गए। नंबर लिख 98971, वो अपन के यहाँ याद हो जाए, वो भी तो याद हो ही रहा है वो भी डाटा है, ये भी डाटा। लेकिन फ़र्क क्या है? वो हम इंटरेस्ट लेके थोड़ा याद कर रहे हैं, ये हम बिना इंटरेस्ट लेके याद करेंगे तो हमें दुविधा आएगी। लेकिन हमें ये भी इंटरेस्ट से याद करनी है। अब आप प्रेशर मत लो कि हाँ ये सारा डाटा याद करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आपको वही याद करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बातें, हम ये भी याद कर सकते हैं। जैसे हमें गाने याद होते हैं, जैसे हमें सारी चीज़ें याद होती है, क्योंकि हम उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ये चीज़ें भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें 12 मार्क्स लेने हैं। बार बार दिमाग में यही बात, हमें अपने 12 से लेके 15 मार्क्स पक्के करने हैं, तो हमें ये याद करना पड़ेगा। अब कैसे याद करना पड़ेगा और क्या क्या याद करना पड़ेगा, उसके लिए हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आपको बताता हूँ अब फैक्ट कौन कौन से फैक्ट करने हैं अपने को इसमें से। देखो, वैसे तो इसके अंदर फैक्ट देखो 2016-17 के भी हैं, 17-18 के भी, 18-19, 19-20 और 20-21 के भी हैं। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट ओनली अगर मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, ये तो हमें याद होने ही चाहिए 2020-21। तो सर मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें 2020-21 वाले करने हैं, हमें 2019-20 वाले करने हैं, हमें 2018-19 वाले करने हैं। यानी कि सीधा सीधा कहूँ कि लास्ट वाले 3 ईयर वाले हमें करने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि ACF का एग्ज़ाम हुआ था अभी,
उसके अंदर 1 साल पहले का पूछ लिया था। कॉलेज लेक्चरर का पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर 2 साल पहले का पूछ लिया था, लेकिन 2 साल से पहले मुझे नहीं लगता भी पूछेंगे। अब जैसे पटवारी का एग्ज़ाम होगा, पटवारी कब वैकेंसी आई है इसकी, 2019 के अंदर आई है, तो आपसे 2019 का भी पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2019 का भी याद करो, 20-21 का भी याद करो और 18-19 का भी याद करो, यानी कि ये 3 डाटा तो आपको याद होनी चाहिए। ध्यान रह जाएगी ये बातें, इनको चाहे आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि 20-21 वाला तो आपके रटा होना चाहिए माइंड में, लेकिन 19-20 वाला भी होना चाहिए और 18-19 वाला भी होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो आपको पिक्चर छोटी दिख रही होगी, मैं बड़ी कर देता हूँ पिक्चर। ये लो, याद आ रहा है कुछ नाम पढ़ के, सकल राज्य घरेलू उत्पाद याद करो, मैंने क्या कराया था कल, GSDP, वही तो चीज़ है ये GSDP, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वही है। ये देखो स्थिर कीमतों मैंने बताया था, प्रचलित कीमतें मैंने बताई थी। प्रचलित कीमतें मतलब पैसे से प्रचलित और पैसे प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट जो कीमत चल रही है उस पर, और ये आधार वर्ष पर है। आधार वर्ष कौन सा बताया था मैंने आपको, 2011-12, लेकिन अलग अलग कई बार हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 2011-12 ही मिलेगा। GSDP कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है GSDP। सबसे पहले 20-21 वाला देखो, 643,222। अब इसको टुकड़ों में याद करना है आपने। टुकड़ों में कैसे सर, देखो ध्यान से समझना, टुकड़ों में कैसे याद करना है। पहले तो लिख लो 655, फिर लिख लो 688, यानी कि 6 तो आपको पता है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर माइंड में बिठाओगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के करोगे। जितना इंटरेस्टिंग बना के इसे करोगे उतना याद रहेगा, और जितना रट्टा मारने की कोशिश करोगे कि हाँ मैंने तो बस रटना है, फिर वो मिक्स होता रहेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने स्थिर कीमतों वाला कौन सा पढ़ा था, प्रचलित कीमतों वाला कौन सा पढ़ा था। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप हर में ट्रिक बनाने लग जाओ, फिर ट्रिक को याद करने में समस्या होगी। पहले ट्रिक बनाओ, फिर ट्रिक को याद करने की ट्रिक बनाओ, तो ये तो समस्या डबल हो जाएगी। तो आपको ट्रिक उसी में बनानी है जिसमें आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, और मेरे लिए इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना ये बात, सारों में ट्रिक बनाने की, सारों को याद करने, ट्रिक वाइज याद करने की कोई कोशिश मत करना, नहीं तो भूल जाओगे। आप पहले रटने की कोशिश करो, जो रटी नहीं जाती उसको फिर इस तरीके से माइंड में सेट करो कि वो याद हो जाए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या तरीका अपनाना है आपने, जैसे 6 आपको ये, मैं नया पेज लेता हूँ, रुको। अब मैं यहाँ पे आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। अपने कर रहे हैं GSDP को याद। GSDP कौन कौन से, 2018-19, 2019-20, 2020-21, ये लो जी। सबसे पहले आपको पता है कि तीनों में 6 तो आना ही है, क्योंकि अपनों ने देख लिया कि तीनों में 6 आएगा ही। 6 तीनों बार याद रह जाएगा, 6। उसके बाद 2 बार 5 और 2 बार 8, इधर 2 बार 5 लिख दिया, इधर 2 बार 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ लिख दो 713 और यहाँ लिख दो 714। बताओ कैसा लगा, आ गया मज़ा, बहुत अच्छा लगा। देखो कैसे, दोबारा देखो, 655, 713, 688, 714। पहले तीनों में 6 3 बार लिखो, उसके बाद 55, इधर 88, उसके बाद 713, उसके बाद 714। ये तो हो गया आपको दोनों याद। एक बार और लिख के देख लेना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद 2020-21 के अंदर कैसे याद करेंगे, 6 में से 4 घटा दो तो कितने आएगा, 2 आएगा। सर हमें सुना नहीं, कितना आएगा, 2 आएगा। सर हमें बताओ, दोबारा बताओ कितना आएगा, 2 आएगा। समझ आ गई बात, यानी कि मैंने 6 में से 4 घटा दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया, फिर घटाओ 2 आ गया, फिर घटाओ 2 आ गया। अब मिस कौन सी संख्या हो रही है, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 2 और 4 के बीच में आता है 3। ये लो, बहुत अच्छी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, याद करने के तरीके बता रहा हूँ कैसे आप याद कर सकते हो, लेकिन सारों के अंदर मत लगाने लग जाना ये तरीके, क्योंकि सारों के अंदर ये तरीके लगाओगे फिर तरीकों को याद रखने के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने कम तरीके लगा सको, जितना जो चीज़ें रटी जाए वो रट लो, जो चीज़ें ना रटी जाए उसके अंदर ट्रिक बना लो, बस इतनी बात ही है। ठीक है, ये लो 655, 713, 688, 714, 643, 222, ये आपको याद हो गया होगा। ये है हमारा स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर यानी कि 2011-12 वर्ष पर। अब हम करते हैं प्रचलित कीमतों पर, यानी कि प्रेजेंट वर्ष की कीमतों पर। अब इसको अपने कर देते हैं क्लियर, और मैं आपको बताता हूँ दोबारा करते हैं, ये वाला कर दिया हमने रफ। अब याद करो 2018-19 वाला प्रचलित कीमतें। अब हम कर रहे हैं प्रचलित कीमतों पर, ध्यान रखना। ये मैंने बताया हुआ है आपको कि कैसे निकालते हैं प्रचलित कीमतों वाला और कैसे निकालते हैं आधार वर्ष वाला। कल निकालना सिखाया, कल बताया था मैंने ये कंसेप्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो अब देखो, अब उसमें 6 था,
इसके अंदर आपको 9 से संख्या चालू करनी है। हालांकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद करवाने के लिए, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें भी याद रहती है, सुनी हुई चीज़ें भी याद रहती है, इसलिए मैं आपको बोल बोल कर थोड़ा बताना चाहता हूँ ताकि आपके याद होने लग जाए। कुछ तो याद होगा, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अब अपने करते हैं प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर 2019-20 वाला कर लो। आपको पता है कि इसमें 9-9 तो आना ही है, इसमें 9-9 तो आना ही है, क्योंकि उसमें 6-6 था, इसमें 9-9 था। 3-3 बढ़ा दो या ऐसे याद रख लो, सीधा डायरेक्ट याद रख लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे याद रख लो। तीनों में 9-9 तो आना ही है। अब 2019-20 वाला पहले करो। 998, 999। वाह सर, ये तो वीआईपी नंबर हो गया। बिल्कुल, अपने मोबाइल नंबर क्या रटेडा हुआ है आपका। कई की जना तो आपका सारा रिश्तेदार, आपका सारा भी यार बेली है जितना सारा का नंबर रट रखा हुआ है, तो वो तो रटीजे को बने पहले ही। 998, 999 कितो सुनो नंबर है, कितो वीआईपी नंबर है। इतना ज़बरदस्त नंबर याद नहीं हो सकता कि अपने को। 998, 999, 998, 999, 998, 999। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग तो 9 से हो रही है, यानी कि ये 2019-20 वाला होगा, यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा। अब 2018-19 वाला करने से पहले 2020-21 वाला कर लो। आपको पता है तीनों में 9 आएगा। यहाँ से क्या, अगर आप एक डिजिट भी भूल गए ना, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन में से आप 3 ऑप्शन बाहर निकाल सकते हो। यानी कि इस तरीके से अगर आप याद थोड़ा सा करो, तो इस तरीके से अगर माइंड में बैठा होगा टुकड़ों में, तो अपने एक डिजिट भूल भी गए तो अपने एलिमिनेशन करके बाकी ऑप्शन बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर याद हो गया होगा 998, 999। इसके अंदर देखो 2 बार 9 लिख दो। लिख दिया सर, 2 बार 9 लिख दिया। 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 7 12 होते हैं सर। वाह सर, मज़ा आ गया बात का। दोबारा बताऊं? दोबारा बता देते हैं यार, नाराज़ क्यों होते, दोबारा बता देते हैं। देखो मैंने क्या किया, 9 लिख रखा था, मैंने 2 बार 9 लिखा, लिख दिया, 2 बार 9 लिख दिया। 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 7 सर 12 होते हैं। ये लो, यानी कि 957, 912। और इसका कितना है? 998, 999। और इसका आपको याद करना पड़ेगा 921, 789। अगर आपके माइंड में जैसे भी सेट हो वो आप कर लेना अपने हिसाब से। अगर सीधा रटीजे तो सीधा रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को तो याद करने से मतलब है, अपने को याद होना चाहिए। तो इसका क्या है? 921, 789, 998, 999, 957, 912। याद हो गया? चलो पिछली स्लाइड में चलते हैं, उसके अंदर देखते हैं और क्या चीज़ें रहेगी। देखो ये हमने कर लिया सर, बिल्कुल कर लिया। अब अपने करते हैं अगली चीज़, कौन सी रहेगी अब आ गई बारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। यानी कि वो तो क्या था, वो तो डिजिट में था, लेकिन अब ये परसेंटेज वाइज है कि कितनी ग्रोथ रेट हुई। देखो कितनी ग्रोथ रेट हुई। अब आपने एक चीज़ गौर की, देखो मैं आपको गौर करवाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, यहाँ तक तो ज़्यादा चल रहा है, लेकिन यहाँ कम हो गया। देख लो ध्यान से, चाहे 643, चाहे यहाँ देख लो, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, फिर कम हो गया। ये कारण क्यों है? क्योंकि कोरोना नाम का राक्षस आ गया, और उस कोरोना नाम के राक्षस ने इतना हाहाकार मचाया कि काम धंधे सारे ठप हो गए। उसकी वजह से हमारी जीडीपी क्या होगी? डाउन होगी। बात पल्ले पड़ी क्या? ये सब कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, लॉकडाउन की वजह से काम धंधे सारे ठप हो गए। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी आपको, जब वो अपने आगे देखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको दोबारा से। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे आप प्रतिशत में देखोगे कितनी वृद्धि हुई है, देखो यानी कि कितनी ग्रोथ हुई है। मैंने आपको बताया कि 3 डाटा करने हैं सिर्फ, ओनली 3 डाटा। अब मैं आपको याद करवाऊंगा डाटा कैसे करने हैं, ग्रोथ रेट। अब अपने ही करते हैं यहाँ पे ग्रोथ रेट, यानी कि वृद्धि दर। वृद्धि दर के अंदर सबसे पहले करेंगे हम स्थिर वर्ष पर। देखो स्थिर वर्ष के लिए सबसे पहले अपने 2018-19, 2019-20 और 2020-21, ये तो आपको पता है, ये लिख दिया अपनों ने। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबरिंग लिखनी है 4, 5, 6, गिनती तो लिखनी है। ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट से आप क्या समझते हो? ग्रोथ रेट से तो हम समझते हैं कि ग्रोथ हो रही है, यानी कि ग्रोथ एक अपने आप में इंक्रीज है। ग्रोथ एक अपने आप में वर्ड इंक्रीज दिखाता है, समझिए इस बात को। ग्रोथ है क्या? ग्रोथ मतलब वृद्धि है। तो वृद्धि में क्या होगा? वृद्धि में तो बढ़ेगा। तो गिनती लिख दो 4, 5 और 6। ये मैंने लिख दी 4, 5 और 6, ये लिख दी 4, 5, 6। लेकिन अब यहाँ पे आएगा 4.94, ये आपको याद रखना है। 4.94 के बाद यहाँ पे आएगा 5.03, क्योंकि बिल्कुल इसके पास में है, देखो बिल्कुल इसके पास में, थोड़ा सा आगे गए हैं अपने। और इसके आएगा 6.61। लेकिन एक फ़र्क समझ लेना, ये पॉजिटिव में हो रही है और ये नेगेटिव में हो रही है।
ध्यान रख लेना, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। एक पॉजिटिव का 6.61 देके और एक नेगेटिव का 6.61 देके आपको नेगेटिव वाला करना है, क्योंकि ग्रोथ रेट इस बार कम हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया कोरोना राक्षस आया है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस बार लॉकडाउन लगा है, इसके कारण क्या है, काम धंधे ठप हो गए, इसलिए ग्रोथ रेट कम। तो होएगी, बिल्कुल होएगी ग्रोथ रेट कम, तो 6.61 क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ आ गई बात, आगे चले। देखो आगे चलते हैं। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आपको पहले तो ये याद कर लेना, -6.61 और -4.11, ये आपको रटा होना चाहिए। मैंने आपको बताया ये तो पूरे फुल चांस है पूछने के, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। -6.61 -4.11 याद रह जाएगा। इससे पहले वाले मैंने आपको ये तो याद करवा दिया 4, 5 और 6 तरीके से, लेकिन ये आपको रटना पड़ेगा। 11.24 8.38, 11.24 8.38, 11.24 8.38 याद रह जाएगा क्या। चलें आगे, चलो आगे सर, चलो थर्ड देखो। अब थर्ड क्या है, सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार। अब ये चीज़ क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या होती है। ये एक नया कंसेप्ट आया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड। इसके अंदर क्या होता है, जैसे GDP है, GSDP का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि अपने स्टेट की बात कर रहे हैं। GSDP के अंदर क्या होता है, हम एक पूरी GSDP निकालते हैं जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर भी होता है, सेकेंडरी सेक्टर भी होता है और टेरिशरी सेक्टर भी होता है। ये तीनों सेक्टर इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, यानी कि इंक्लूडिंग होते हैं जीडीपी के अंदर। हम इनकी अलग अलग जीडीपी नहीं बता सकते, अलग अलग ग्रोथ रेट नहीं बता सकते, लेकिन जीवीए कंसेप्ट आया 2015-16 के अंदर। इसका ये सुख है अपने को कि इसके अंदर आप प्राइमरी सेक्टर भी बता सकते हो, सेकेंडरी सेक्टर भी बता सकते हो और टेरिशरी सेक्टर भी बता सकते हो। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किसमें आएगी, टेरिशरी सेक्टर के अंदर। ध्यान रह जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर भी मैंने आपको, सेकेंडरी टेरिशरी भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जीवीए कंसेप्ट ये है, इसके अंदर अपने को अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ पता लगती है, लेकिन जीएसडीपी के अंदर सिर्फ के अंदर अपने को टोटल पता लगती है। फर्क पता लग गया, इसलिए ये कंसेप्ट अपने लिए हेल्पफुल है। तो चलते हैं पीछे दोबारा, देखो अब देखो सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान। अब इसके अंदर देखो कृषि का अलग दिया हुआ है, उद्योग का अलग दिया हुआ है, सेवाएं का अलग दिया हुआ है। मैंने आपको समझा दिया, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ये सेकेंडरी के अंदर आता है और ये टेरिशरी के अंदर आता है। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आप अगर टुकड़ों में याद करो तो अच्छी बात है, अगर जैसे बस मैंने आपको कह दिया, आपको याद होने से मतलब है, आपको जैसे सुविधा हो वैसे याद करो बस। याद के अपने को तो याद से मतलब है कि याद होना चाहिए बस। मेरे हिसाब से तो आप टुकड़ों में याद कर लेना तो सही है। देखो कैसे, इधर 25 है, इधर 26 है, इधर 29 है, 25 26 29, 25 26 29, ऐसे 2-3 बार बोलोगे आपको याद रह जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है 25 26 29 कृषि वाला था। ठीक है, उसके बाद टेरिशरी सेक्टर देख लो, चाहे 44 44 42, 25 26 29 44 44 42, इसके अंदर 29 28 28। पहले तो इस तरीके से याद करके उसके बाद पॉइंटों में याद करो, बाद में फिर आपके लिख लिख के याद करना पड़ेगा। 10 से लेके 15 बार आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं ज़्यादा, 10 से लेके 15 बार आपको, ऐसे नहीं भी एक बार में रिवाइज कर दो 10-15 बार, नहीं, कोई एक दिन छोड़ के फिर 2 दिन छोड़ के, इस तरीके से आप याद करोगे तो ये डाटा आपको आराम से याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन बस थोड़ा ध्यान से याद करना है। अगर नहीं याद हो रहा तो लिख लिख के याद करो, फिर भी नहीं याद हो रहा ट्रिक से याद करो, फिर भी नहीं याद हो रहा पढ़ पढ़ के याद करो, पर याद करना है, ये चीज़ें याद करनी है तो करनी है मतलब। ठीक है, तो 25 26 29 और ये 29 28 28 इस तरीके से करके उसके बाद पॉइंटों में याद कर लेना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गौर करने वाली। देखो जो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा है, इस बार लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने पर क्या हुआ, काम धंधे ठप पड़ गए, दुकानें वगैरह अपने को पता है बंद पड़ गई, लेकिन एग्रीकल्चर वाला काम चल रहा है, एग्रीकल्चर वाला काम चल रहा था लॉकडाउन के अंदर। तो देखो उसके अंदर वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, देखो होनी चाहिए। देखो कैसे 25 से 26 और 26 से 29 हुई है कि नहीं हुई, वृद्धि तो हुई है सर, तो मतलब एग्रीकल्चर वाला काम चल रहा था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाला देख लो, 29.49 से 28.57, 28.57 से 28.15, यानी कि ये वाला कम हुआ है। लेकिन अपने ऐसे नहीं कह सकते कि योगदान एग्रीकल्चर का ज़्यादा है, योगदान तो टेरिशरी सेक्टर का ज़्यादा है। 44 था, ये इसका योगदान घटा है पहले से, लेकिन अभी भी इसका योगदान ज़्यादा है। देखो सबसे ज़्यादा इसका योगदान है, यानी कि टेरिशरी सेक्टर का ज़्यादा योगदान है 42.40। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है किसके अंदर, ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ये बात गौर करने वाली है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना। खास करके एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्रीज हुआ है, सेकेंडरी के अंदर भी कम हुआ है पहले से और टेरिशरी के अंदर भी कम हुआ है पहले से।
समझ आ गई बात। ये लो, मैंने आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि अगर वैसे पूछे कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर सेक्टर का पहले से कंपेयर करके देखें तो पहले से कंपेयर करें तो ग्रोथ हुई है, योगदान बढ़ा है। लेकिन अगर टेरिशरी सेक्टर के साथ कंपेयर करें, सेकेंडरी साथ कंपेयर करें, फिर सेकेंडरी और टेरिशरी का योगदान ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टेरिशरी का है, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम प्राइमरी का। ध्यान रह जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो उसके आगे चलते हैं। अब देखो, अब आ गया सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान। ये आ गया प्रचलित कीमतों पर। वो कौन सा था? वो स्थिर कीमतों पर था। स्थिर कीमतें कौन सी? 2011-12 वाली। ये कौन सी है? ये है प्रचलित कीमतें, यानी कि प्रेजेंट की कीमतें। ठीक है, अब प्रेजेंट की कीमतों के आधार पर देखो अपने को, लो एक बात मैं आपको और बताता हूँ गौर करने वाली। देखो एक बात और देखो आप, ये जो है 643 222 और ये जो है, इनमें से दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा तो 957 वाला है। तो ये कौन सा है? ये प्रचलित कीमतों पर है। ये देखो, ये प्रचलित कीमतों पर है या कौन से? ये तो है स्थिर कीमतों पर और ये प्रचलित कीमतों पर। आप चाहे देख लेना, ये प्रचलित कीमतों को स्थिर कीमतों के साथ कंपेयर करोगे तो हमेशा प्रचलित कीमतों वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें पता है कि दिनों दिन महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए हमारी क्या है, हमारी जीडीपी जो प्रचलित कीमतों पर है, चाहे कोई भी है, चाहे वो जीडीपी है चाहे वो एनडीपी है, प्रचलित कीमतों पर हमेशा ज़्यादा होगी, स्थिर कीमतों पर हमेशा कम होगी। लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन भी डिपेंड करता है, लेकिन वैसे अगर देखें प्रचलित कीमतें हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है जी, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ एक एक काम की बात है, ये गौर करने वाली है, जिससे आप एलिमिनेशन कर सकते हो ऑप्शंस को। अब अपने देखते हैं इसमें प्रचलित कीमतों पर कितना कितना योगदान है। देखो इस पे तो है 25, 26, 29, वही याद रख लेना, सेम का सेम। हमने इधर भी 25, 26, 29 पढ़ा, इधर भी 25, 26, 29 पढ़ लेना, याद रह जाएगा। लेकिन इसमें चेंज है, देखो इसमें ऐसे याद कर लेना, 44, 44, 42, पहले 2 बार 44 आया, फिर 2 घटे 42। इधर भी वैसे ही है, देखो 47, 47, 45, है ना मजे वाली बात। यानी कि इधर भी 2 घट रहा है और उधर भी 2 घट रहा है, 44, 44, 42, 47, 47, 45। इस तरीके से याद करोगे तो आपके बेटर याद रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी मैंने तो आपको एक बात कह दी कि आपको याद करने से मतलब है, जैसे मर्जी करो। ठीक है, चलो उसके आगे देखते हैं अपने। अब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, याद आ रहा है क्या पढ़ाया था मैंने? NSDP। जब GSDP में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? NSDP, यानी कि ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट। ये मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर देख लेते हैं। देखो NSDP देखो 580, इसको भी आप टुकड़ों में याद करो तो अच्छी बात है। कैसे सर? 580, 610, 570। पहले 580 से 610 हुई, फिर आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि फिर घटेगी। क्यों घटेगी? कोरोना आ गया था, इसलिए इसकी वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ? काम धंधे ठप हुए, तो इसकी वजह से देखो NSDP भी हमारी घट गई। देखो पहले हमेशा बढ़ी है, देखो 529 से 554 हुई, 54 से 580 हुई, 610 हुई। लेकिन इस बार हमारा कोरोना काल रहा है 1 साल का। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना को जल्दी से भगा दीजिए, इसलिए ताकि पहले वाली ज़िंदगी हो जाए, पहले वाले रिश्ते नाते हो जाए। जो एग्ज़ाम्स तक अभी तक कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहे वो हो जाएं। हर चीज़ जो अटकी पड़ी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो रिश्ते नाते ही क्यों ना है, क्योंकि रिश्ते नातों पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से। लोग मिलना जुलना बंद हो गए, तो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट है। लोग आना जाना बंद हो गए, ट्रैवलिंग बंद होगी, ट्रैवलिंग पहले से कम होगी। तो ये सारी चीज़ें कोरोना की वजह से ही है। कोरोना जाएगा तो सारी चीज़ें हल हो जाएगी। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ये कोरोना चला जाए। अब अपने करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आपको पता है क्या है? मैंने आपको कल बताया था। ये देखो, ये भी स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर दोनों है। अच्छा एक बात और गौर किया आपने? मैंने आपको क्या बताया था? GSDP में से डेप्रीशिएशन कम करेंगे तो NSDP आएगा। देख लो, चाहिए आप हमेशा आपको जो GSDP है वो ज़्यादा ही मिलेगी। देखो 643 222 है और इधर अपनों ने NSDP कितनी बढ़ी? 570। उधर कितनी है? 643। इधर 957 है और इधर 862 है। हमेशा कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस हो जाता है। और डेप्रीशिएशन क्या होता है मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है। ठीक है, ये लो। अब आ जाओ वापिस अपने प्रति व्यक्ति आय पे। ये स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। देखो कैसे करेंगे इसको याद, ये भी आप टुकड़ों में याद कर लेना। कैसे? 755, 783। अच्छा हाँ, एक तरीका और है इसका, ये जो 2020-21 वाला है ये आप इकट्ठा याद कर लो। कैसे? जैसे नंबर नहीं याद करते आप 94, 136, 94, 100, इस तरीके से आप नंबर याद करते हो, वैसे ये याद कर लो। कैसे? 72 297 10 93 86। 72 297 10 93 86। बोलो साथ साथ बोलो, शर्म क्यों कर रहे हो? 72 297 10 93 86। बोलो 72 297 10 93 86। याद हो गया होगा आपको? नहीं याद हुआ तो 2-3 बार और बोलो, याद हो जाएगा।
ठीक है, 72,297, 10,93,86। इसके बाद ये जो है ये आप डाटा इस तरीके से याद कर लेना कि 755 ये भी वीआईपी नंबर है। देखो बहुत अच्छा नंबर है ये तो। 75555 किसका है? 2018-19 का 75555, ये तो 2018-19 का हो गया। और ये 783,390 ही हो गया 2019-20 का। उसके बाद ये भी आप याद कर लेना, लेकिन ध्यान रखना इसमें 5 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, कहीं दिक्कत ना आ जाए, थोड़ा ध्यान रख लेना। 107890, ये 107890 और इसको रफ कर देता हूँ 115492 और 109386 याद रह जाएगा। ये तो अपने ने आपको याद करवा ही दिया, 72,297, 109386। ठीक है, 2020-21 वाला तो आपने याद कर ही लिया। और ये एक बार लिख लिख के याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। चलो भाई आगे चलते हैं, आजो भी आगे आजो। देखो क्या है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप ये डाटा सिर्फ कर लेना। ओनली फॉर ओनली 271, 696 सिर्फ इतना ही कर लेना। ये 2019-20 का, ये भी मैं तो करवा रहा हूँ क्योंकि पटवारी 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी तो पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला डाटा ही कर लेना। अब उसके बाद ये देखो कृषि उत्पादन सूचकांक, इसकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये भी आप चाहे छोड़ सकते हो। अगर करना चाहो तो 2019-20 वाला कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 201.69 ये याद रख लेना, बस इतना याद रख लेना। IMP इम्पोर्टेंट, बस इतना ही कर लेना। उसके बाद ये आ गया कुल। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना है, ये जो इसका आधार वर्ष है 2005-06 से 2007-08, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। आधार वर्ष आपसे जरूर पूछते हैं, तो आधार वर्ष आपको ध्यान रखने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुल खाद्यान्न उत्पादन। कुल खाद्यान्न उत्पादन यानी कि जो फसल डायरेक्ट कंजप्शन के काम आती है, जैसे गेहूं होगी, मेनली गेहूं आती है इसके अंदर, वो किस में आएगी? कुल खाद्यान्न उत्पादन। देखो उसके अंदर क्या करना है अपने को, इसके अंदर सिर्फ आप, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 265.81, 271.33, ये दोनों करने हैं आपको डाटा। ये चाहे छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना कर लेना 265.81, 271.33। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई? 2.08%, ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ सारी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसका सिर्फ और सिर्फ आप ओनली फॉर ओनली 2020-21 वाला ध्यान रख लेना, इनफ है। ओनली ये वाला ध्यान रखना, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, सिर्फ और सिर्फ 115.67 ये याद रखना है आपको। ठीक है, और क्या याद रखना है? और इसके अंदर आपको मैंने कहा है कि आधार वर्ष तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपको ध्यान होना चाहिए। 2011-12 किसका है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। सर ये तो सेम ही आ गया पहली, तो अभी अलग आएंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है कि 2011-12, 2007-08, 2005-06। ठीक है, ये देखो जैसे इसके अंदर अलग है 2005-06, 2007-08। मोस्टली आपको 2011-12 मिलेगा, लेकिन जिसमें आपको उसने कंफ्यूज करना होगा वो आपको 2007-08 वाला ही पूछेगा, या 2005-06 वाला या 2007-08 वाला पूछेगा। ठीक है, अब आगे चलो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आधार वर्ष भी आपको रटा होना चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि एक तो होलसेल में अपनी चीज़ खरीदते हैं, आप बाजार में कोई चीज़ लेने जाओ, कोई 10 रुपये की मैगी लेने जाओ, 20 रुपये की मैगी लेने जाओ, वो क्या हो रहा है? वो तो आप रिटेलिंग में खरीद रहे हो, लेकिन आप एक जाओ होलसेलर के पास भी, मेरे को 10 कार्टून चाहिए मैगी के, तो वो क्या आपको होलसेल का प्राइस लगेगा। ध्यान रह जाएगा ये बात, आपको पता ही होगा होलसेल और रिटेलर में क्या फ़र्क होता है। बाकी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका आधार वर्ष कितना है? उसका 1999, 2000। ध्यान रह जाएगा, देखो आ गया ना अलग। अब इसी आपके पूछने के चांस पूरे हैं कि ये आपको पूछेगा थोक मूल्य, क्योंकि 2011-12 वाला को सबको ध्यान होता, 2011-12 वाला तो सबको ध्यान होता है, लेकिन ये इसमें डाउट होते हैं कि 1999, 2000 वाला कौन सा है, 2005-06 वाला कौन सा है, तो ये आपके ध्यान होना चाहिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के अंदर सिर्फ आप ये ध्यान रख लेना, रखना है तो रख लेना, बाकी मुझे कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं लगा, ये आप ध्यान रख सकते हो अगर ध्यान रखना चाहो तो। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो अधिष्ठापित क्षमता, ऊर्जा वाला टॉपिक जिसके राजस्थान जियोग्राफी है। ऐसा कोई राजस्थान की भर्ती परीक्षा नहीं है जिसके अंदर राजस्थान जियोग्राफी ना हो, और जियोग्राफी है तो उसमें ऊर्जा वाला टॉपिक आएगा ही आएगा। अगर ऊर्जा वाला टॉपिक है तो आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है अपने को? इसमें सिर्फ अपने को ऊर्जा वाले में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 218-36, ऊर्जा वाला 218-36, ऊर्जा वाला 218-36, ध्यान रह जाएगा। ये लो जी, ये आपने ध्यान रख लिया। उसके बाद वाणिज्यिक बैंक साख सितंबर तक सारे बैंकों के अंदर कितना पैसा पड़ा है, वो उसका डाटा क्या है? उसका डाटा ये रहा, याद रखना हो तो रख लेना। बाकी मुझे
एसआई के अंदर इसके कम चांस लगते हैं कि ये वाला वाणिज्यिक बैंक वाला पूछे, लेकिन मुझे पटवारी के अंदर ज़्यादा चांस लगते हैं कि पटवारी के अंदर इसके फुल चांस है कि पूछा जाए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, पूछ सकता है कि वाणिज्यिक बैंक के सितंबर तक का कितना पैसा पड़ा है सारे वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक के अंदर। तो ध्यान रख लेना 343 406। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की बातें हम कल करेंगे, जितने भी फैक्ट रह गए वो हम कल समाप्त करेंगे। जितनी भी 1-2 क्लासेस और लगेगी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको भी फ़ायदा मिले। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।